आप अच्छी तरह जानते होंगे कि विगत 12 वर्षों में जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, आज यदि हमारा भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी। हैदराबाद जब भी मैं आता हूं साथियों, मेरे लिए यहां आना हमारे लिए स्वयं प्रसन्नता का विषय यह होता है। और एक बार फिर यहां पर आप सबके बीच आकर मैं अपने को बेहद प्रसन्न महसूस कर रहा हूं। सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बनाकर भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को सुरक्षित करने का एक सराहनीय कार्य किया था। आज का प्रोग्राम मैं मानता हूं 2 कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला वह यह है कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। साथियों, ये 12 वर्ष गुड गवर्नेंस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की दृष्टि से यदि मैं कहूं कि भारत में यह हिस्टोरिकल ईयर रहे हैं, तो यह कहना भी एग्जेजरेशन नहीं होगा, यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और इन 12 वर्षों में हमने न केवल पिछले डिकेड्स के जो गड्ढे भरे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम में जो रिफॉर्म करना चाहिए वह पूरे सिस्टम में हम लोगों ने रिफॉर्म किया है। हमने भारत के विकास के लिए जो रनवे तैयार किया है, जहां से अब भारत विकसित भारत बनने की उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार है। और 2047 में हमारा यह भारत निश्चित रूप से विकसित भारत बनकर रहेगा। आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया था। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक स्तर पर यानी कल्चरल, सोशल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक स्तर पर भारत को मजबूत करने का काम इस समय कर रही है। विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, सारा हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया महसूस करती है कि भारत अब तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। साथियों, दूसरी खास बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता द्वारा चुने गए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए। और मैं मानता हूं यह रिकॉर्ड कोई ऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं है, बल्कि यह उन पर जनता के अटूट विश्वास को का प्रतीक है, अटूट विश्वास को सिंबलाइज करता है। साथियों, इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पदों पर रहने के बावजूद उनकी पॉपुलरिटी में सारे देश में चले जाइए, कहीं पर भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। बल्कि यदि मैं कहूं कि वह लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो यह कहना भी एग्जेजरेशन नहीं होगा, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं जानकारी देना चाहता हूं आप सबको कि एक बहुत ही हाईली रिप्यूटेड इंटरनेशनल सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है। उनकी अप्रूवल रेटिंग दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा लोग उन पर भरोसा करते हैं, सबसे ज्यादा लोग उन पर विश्वास करते हैं, सबसे ज्यादा लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। और मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं विश्वास, कॉन्फिडेंस वह थ्रेड है, वह धागा है, वह सूत्र है जो व्यक्ति, परिवार, समाज और देश को जोड़ने का काम करता है। और जिस दिन यह थ्रेड टूट जाता है, जिस दिन यह धागा टूट जाता है, सारे मजबूत रिश्तों में भी खटास आ जाती है और बड़ी बड़ी संस्थाएं कमजोर पड़ सकती हैं और बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती हैं। आप जानते हैं, राजनीति में भी हर नेता की सबसे बड़ी पूंजी यदि होती है तो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता।
किसी नेता की और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी कैपिटल, सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई होती है तो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। वर्ड्स और डीड्स में यदि अंतर यदि होता है, कहने और करने में यदि अंतर होता है, तो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा होती है, विश्वसनीयता का संकट पैदा होता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारत सरकार का एक सीनियर मिनिस्टर होने के नाते, लंबे समय तक इंडियन पॉलिटिक्स में काम करने के कारण, भारत की राजनीति में पैदा हुए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यदि चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है, तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। और कैसे हमारी विश्वसनीयता बढ़ रही है, अभी हाल में ही आपने वेस्ट बंगाल में देखा होगा, कैसे जनता ने भरोसा तोड़ने वालों को उनकी कमर तोड़ दी है। और वहां पर क्लियर मेजॉरिटी से वेस्ट बंगाल में हम लोगों ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। मेरे बहनों भाइयों, मैं मानता हूं जनता का विश्वास पाने के लिए 4 क्वालिटीज हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर इंसान में जरूरी है। सबसे पहले होती है इंटीग्रिटी, यानी ईमानदारी। आपकी ईमानदारी के ऊपर कोई उंगली न उठा सके, कोई क्वेश्चन मार्क न लगा सके। और दूसरी होती है साफ नीयत, क्लीन इंटेंशन। और तीसरी होती है काम करने की क्षमता, कुछ कर गुजरने का दिल में तड़पन। और चौथी होती है जो भी प्रॉमिसेस की जाएं, जो वादे किए जाएं, उनको एक्चुअल रिजल्ट्स में बदलने की काबिलियत जिसके अंदर होती है, वही देश और दुनिया का सबसे क्रेडिबल लीडर होता है, वही सबसे विश्वसनीय नेता होता है। मैं कह सकता हूं इस चारों कसौटी पर पूरी तरह से यदि कोई खड़ा उतरता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही पूरी तरह से खड़े उतरते हैं। और मैं कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, किसी नेता के लिए लोगों का समर्थन लगातार पाने की सबसे पहली और बुनियादी जो शर्त होती है वह ईमानदारी है। मोदी जी पिछले 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आप सभी जानते हैं। 12 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री हैं और इस रूप में देश की जनता की वह सेवा कर रहे हैं। उनका पूरा जीवन, यदि मैं कहूं कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की मिसाल है, तो यह कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा, यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को अत्यंत सादगी के साथ जिया है। मेरे बहनों भाइयों, मैंने बहुत नजदीक से देखा है, मुझसे ज्यादा नजदीक उन्हें किसने देखा है। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने साफ कर दिया था कि न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। यह प्रधानमंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा और इसका मतलब साफ था, चाहे वो मंत्री हो या संतरी हो, करप्शन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करप्ट व्यक्ति को किसी भी सूरत में कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। यानी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी रही है। और साथियों, कांग्रेस की सरकारों के दौरान आपने देखा होगा, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब कोई ना कोई स्कैम की, बड़े घोटालों की खबर ना आती हो। कोल स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम जैसे स्कैम्स की वजह से देश को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भुगतना पड़ा है। इतना ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की छवि धूमिल हुई है। कुछ लोग चंद रुपयों के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं। जनता से उनको वोट मांगने का, मेरे बहनों भाइयों, कोई हक नहीं। 2014 से पहले देश ने बोफोर्स घोटाला देखा है, HTW पनडुब्बी घोटाला देखा है, टाटा ट्रक घोटाला देखा है, अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का भी आपने घोटाला देखा है, जिस हेलीकॉप्टर को हमारे सेना के जवान जो सीमाओं की सुरक्षा करते हैं उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। लेकिन पिछले वर्षों में भारत का डिफेंस बजट, बहनों भाइयों, 2.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर, हम लोग जब जिस समय जिम्मेदारी मैंने होम मिनिस्टर के रूप में संभाली थी, उस समय 2.5 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस का बजट हुआ करता था। आज अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस का बजट हो गया है। कोई कल्पना नहीं करता था। लेकिन जिस पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ मैं नहीं,
मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं अपने सारे जो हमारा सिस्टम है नीचे का उसको मैं कहना चाहता हूं। हमारे जो सेना के अधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, मैं क्रेडिट उनको देना चाहता हूं। भारत का एक एक रुपया भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में लगाया जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, कोई एक पैसे का कोई आरोप नहीं लगा सकता। मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सिर्फ अपने काम में ही ईमानदार नहीं है, बल्कि अपने विचारों में भी ईमानदार है। हम अगले इलेक्शन की नहीं बल्कि अगली जनरेशन की चिंता करते हैं। अगले इलेक्शन में क्या होगा, केवल हम इसी की चिंता नहीं करते, अगली जनरेशन का क्या होगा, हम इसकी चिंता करने वाले लोग हैं। मेरे बहनों भाई, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर ही हम राम मंदिर बनाएंगे। पूरा करके दिखा दिया मेरे बहनों। हमने कहा था हर अवैध घुसपैठिए को हम हिंदुस्तान की सीमा के बाहर करेंगे। आपने देखा होगा, जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां जाकर देख लीजिए, सभी जितने भी अवैध घुसपैठिए थे उनको खदेड़ा जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में भी जहां सबसे अधिक अवैध घुसपैठिए थे, अब उनको बाहर करने का काम तेजी से प्रारंभ हो चुका है। आपने टेलीविजन के स्क्रीन पर आपने देखा होगा, हमने कहा था हम 3 तलाक की जो एक सोशल इविल है, सामाजिक बुराई है, उसको समाप्त करेंगे, और हमने करके दिखा दिया। हमने अपने वादे के मुताबिक वक्फ कानूनों में भी जो आवश्यक रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, आवश्यक सुधार होने चाहिए तो रिफॉर्म्स भी हमने कर दिया है। हमने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लेकर आएंगे, और बहनों भाइयों, इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है और कई भाजपा शासित राज्यों में इस पर काम चल रहा है। अब आगे भी क्या होगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो कहा है हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन करेंगे। जब नया संसद भवन बना था तो बहनों भाइयों, तो हमने सबसे पहले कदम महिलाओं को लेजिस्लेटिव बॉडीज में 33% रिजर्वेशन देने का उठाया था। पहला कदम हमारा यही था जिसे हम लोगों ने उठाया था। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले से जुड़े हम जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जो भी आवश्यक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसे हम लोगों ने पेश किया था, उसको संसद में उन लोगों ने पास नहीं होने दिया था। पर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं देश की महिलाओं को, जब तक उनका हक नहीं मिल जाता, बराबर की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले हैं, चुप्पी साध कर नहीं बैठेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, यह भाजपा का वादा है, यह भाजपा का कमिटमेंट है। भाजपा का वादा, भाजपा का कमिटमेंट का मतलब है प्रधानमंत्री और उनकी गवर्नमेंट की गारंटी। लेकिन इस घटना से देश की महिलाएं विपक्ष का कैरेक्टर समझ चुकी है। जो भी जागरूक महिलाएं हैं उनको समझ में आ गया होगा कांग्रेस का कैरेक्टर क्या है। और मुझे पूरा विश्वास है समय आने पर विपक्ष को ऐसा जवाब देंगी हमारी माताएं बहनें, जैसा हाल अभी हाल में पश्चिमी बंगाल में हुआ है। मेरे हमारी सोच है कि देश के लोकसभा और विधानसभाओं में ये दोनों एक साथ चुनाव हों, ताकि अनावश्यक समय लोगों का बर्बाद न होने पाए और अनावश्यक धन की खर्च न हो। और हमारा पूरा प्रयत्न है कि हम सबको विश्वास में लेकर यह काम करें। और मैं आज आपको कहकर जा रहा हूं, याद रखिएगा कि राजनाथ सिंह आज बोल कर गए हैं, यह काम भी होकर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे थे। हम भारत में नहीं आना चाहते। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी, इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, कि हमारी सरकार भी
इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया कि शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है। और हमारे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसको लेकर भारत की संसद में और बाहर बराबर कांग्रेस के और कुछ विपक्षी नेता प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, जबकि उनके द्वारा उसकी सराहना होनी चाहिए थी। बहनों भाई, हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, हम लोगों ने कहा था। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया कि जिनकी आंख का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया है। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे। बहनों भाइयों, पिछले 12 वर्षों में संकट के समय पर भारत दुनिया का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर बनकर उभरा है। और हमारे पड़ोस में जब भी कहीं पर कोई आपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, तो भारत सबसे पहले मदद के लिए तैयार होता है। यह नहीं देखता है कि वह कौन है, हमारे साथ क्या रिश्ते हैं। हम जो भी विपत्ति में है हम उसकी मदद करते हैं। साथियों, दुनिया में जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन की मांग है उसमें से 20% भारत पूरी करता है। आज दुनिया की 60% वैक्सीन दुनिया की किसी धरती पर तैयार होती हैं तो हमारे देश की धरती भारत पर तैयार होती है। आज दुनिया की 20% वैक्सीन की आवश्यकताओं को भारत पूरा करता है। और मैंने कहा कि जो वैक्सीन तैयार होती हैं वो 60% है, नॉट 20%, बट 60% वैक्सीन भारत में तैयार होती है। साथियों, वैक्सीन मैत्री के तहत हमने 100 से ज्यादा देशों को 30 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन भी भेजी है।